मैं भारी कदम उठाता हुआ अपने कमरे में जा रहा था। आज मेरी सुहागरात थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी उस कमरे में जाना नहीं चाहता था, बल्कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊं। मेरे जैसे जवान आदमी का दिल क्यों इतना खराब होगा कि वह अपनी ही शादी की रात अपने कमरे में जाने के लिए राजी नहीं होगा। आखिर ऐसा भी क्या था इस दिन में जिसका हम नौजवान लड़के ख्वाब देखते हैं। फिर मैं क्यों अपनी पत्नी के कमरे में जाना नहीं चाहता था, जबकि मुझे तो आज की रात बहुत खुश होना चाहिए था। मैं जवान था और खूबसूरत था। सुना था कि मेरी पत्नी भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मेरे दिल में कोई अरमान क्यों नहीं जाग रहा था, ये सिर्फ मैं ही जानता था। पर ऐसा भी नहीं हो सकता था कि मुझे कोई बहाने देता, क्योंकि मैंने एक बात नोट की है कि जिसकी शादी होती है, उससे ज्यादा उत्साहित तो बाकी सारा परिवार होता है। और दूल्हे को दुल्हन के कमरे में भेजकर उनको न जाने कौन सी मुक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह इस काम को अपना फर्ज समझ के करते हैं। मैं अपने कमरे में जाना नहीं चाहता था, पर पहुंच गया। मेरी पत्नी सामने ही बैठी थी। उसको देखते ही मेरी नज़र उसके पेट पर पड़ी, क्योंकि वह इतना बड़ा था कि मैं भी हैरान रह गया था। खैर, मुझे लगा कि यह सब कुछ वहम है, शायद मुझे गलतफहमी हुई है, और मैं अपने कमरे के अंदर आ गया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन कुछ पल बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि मेरा पहला शक मुझे सही लगने लगा। जब मेरी पत्नी बाथरूम में चली गई और बाथरूम में उल्टी करने की आवाज आने लगी। मुझे तो बताया गया था कि तुम्हारी पत्नी ने ठीक से खाना भी नहीं खाया, क्योंकि तुम खाना खाते हुए उसके साथ नहीं बैठे थे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता था कि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाते थे, लेकिन मैंने नहीं खाया, क्योंकि मेरा मूड पहले से ही खराब था। मैं समझ गया कि मेरी पत्नी के पेट में किसी की नाजायज औलाद पल रही थी, और जब मेरी पत्नी बाहर आई तो मैंने उसे मुंह दिखाई का तोहफा दिया और उसके साथ बहुत अच्छा रवैया रखा। मैंने कहा कि तुम थक गई होगी। वह भी मेरे अच्छे रवैये पर हैरान हो रही थी, क्योंकि दरअसल मैंने सोच लिया था कि अगर वह पहले से ही पेट से है, तो मैं रोज रात को उसकी। मेरा नाम आशीष है, और आज जब मैं अपने कमरे से निकला तो मेरी शादी के बारे में बातें हो रही थी। मैं इससे तंग आ गया था। मैंने माँ से कहा कि नाश्ता लगा दो, मुझे काम पर जाना है। मेरे पापा बहुत गुस्से वाले आदमी थे। घर पर उनकी हुकूमत थी। उन्होंने कहा कि क्यों, शादी का नाम सुनते ही तेरा मुंह बन जाता है, हमें तेरी शादी करवानी है। मैंने कहा कि पहले भी तो आप लोगों ने करवाई थी, और नतीजा भी आप सबने मिलकर देखा था। मेरा और मेरी जिंदगी का तमाशा बना दिया गया था। बाद में लोगों को कहानियां सुना रहे थे। मेरे पापा ने कहा कि जब लोग सवाल करते हैं तो कोई जवाब तो देना पड़ता है, और पूरी बात ना बताओ तो लोग समझते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हम सब कहानियां सुना रहे थे। मुझे दोबारा बल्कि बलि का बकरा नहीं बनना था। मेरा इतना कहना मेरा हक था, लेकिन पापा ने मुझे गुस्से से बातें सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि क्या सारी जिंदगी बिना पत्नी के इधर उधर फिरता रहेगा, दीवारों में सिर मारता रहेगा। तेरे जैसे जो लड़के होते हैं ना, जिनकी शादी नहीं होती, वह फिर माँ बाप के पीछे पड़े रहते हैं। या तो उनसे झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, काम भी ठीक से नहीं करते। तेरी शादी तो हमने करवानी है, ताकि हमारी यह जिम्मेदारी खत्म हो जाए। उसके बाद तू जान और तेरी जिंदगी जाने। हमें तेरी पत्नी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें तो अपना फर्ज पूरा करना है। मैंने कहा कि मेरी जिंदगी है, आप लोगों का कोई फैसला नहीं। आप लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए। पता नहीं पापा को क्या दिक्कत थी। अभी मेरी पिछली शादी खराब हुए पूरा महीना भी नहीं गुजरा था कि वह फिर से मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैं भला कोई लड़की था कि जल्दी जल्दी मेरी शादी हो जाती, ताकि उनकी जिम्मेदारी कम हो जाती। कम से कम मुझे एक डेढ़ साल तो सोचने देते कि अब मुझे अपनी जिंदगी के साथ करना क्या है। कहते हैं कि अगर किसी लड़की के साथ ऐसा मसला हो जाए तो वह इस सदमे से उभर नहीं पाती है और बहुत परेशान रहती है। लेकिन हम लड़कों को भी यही मामला होता है। माँ बाप ये क्यों नहीं समझते कि हमारा भी तो वही दिल होता है, हमें भी खुद को फिर से तैयार करना होता है। मैं इतनी जल्दी किसी और से शादी नहीं करना चाहता था। मेरा बिल्कुल भी शादी करने का मूड नहीं था। मेरे दिल में यह बात ही नहीं थी। पहली शादी के लिए मैं बहुत उत्साहित था कि चलो मेरी शादी हो रही है। मैंने खुद कहा था कि मेरी शादी के बारे में कुछ सोचो। क्यों नहीं सोचते मेरी शादी के बारे में?
लेकिन इतना बुरा होने के बाद किसका दिल करता है कि वह फिर से शादी करे। अब तो मुझे औरत नाम की बला पर भरोसा ही नहीं था। मेरी पहली शादी पापा ने अपने दोस्त की बेटी से साथ करवाई थी। पापा उस पर दिलो जान से फिदा थे। उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा मोहब्बत करते थे। कहते थे कि इसी को अपनी बहू बना लूंगा और यह मेरे बेटे के साथ सारी जिंदगी अच्छे तरीके से रहेगी। लेकिन शादी को 2 हफ्ते नहीं हुए थे कि पता चला उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। और उसने सबके सामने राज खुलने पर यह बात कबूल भी कर ली और कहने लगी कि कर लो जो करना है मेरा, मैं तो उस इंसान से बातें भी करूंगी और जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं भाग भी जाऊंगी। मतलब वह कहते हैं ना कि चींटी के लिए यहाँ पर चींटी के पैर नहीं निकले थे, बल्कि उसने अपने साथ पूरा हेलीकॉप्टर ही उठा लिया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह इस तरह की बात करेगी, खास करके मेरे पापा। और जब उनके मुंह पर भी उसने ऐसी बात की तो पापा भी हैरान रह गए। मैं उसको अभी भी कसूरवार नहीं मानता था, क्योंकि उसकी शादी फिर जबरदस्ती करवाई गई थी। अगर उससे पूछ लिया जाता तो शायद मेरी जिंदगी बीच में ऐसे बर्बाद ना होती। पर पापा ने मुझ पर दबाव डाला और कहा कि इसे फौरन तलाक दे दो। मैं उसे इतनी जल्दी तलाक नहीं देना चाहता था। हो सकता था कि वह अपना फैसला बदल लेती, क्योंकि मैं उसे पसंद कर बैठा था। वह प्यारी थी, खूबसूरत थी, पर पापा ने तो सबके सामने मुझे हुक्म दे दिया। पापा की इज्जत का सवाल था। मैंने तलाक के कागज पर साइन कर दिए। वह पहले से ही तैयार बैठी थी। उसने भी साइन कर दिया और लड़की हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली गई। अब इस बात को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि पापा ने 2 दिन से शोर मचाया हुआ था कि इसके लिए मैंने एक लड़की देख ली है और इससे शादी भी करवानी है, जबकि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था और इस दफा तो पापा की पसंद से बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। अब तो ऐसा होना चाहिए था कि पापा मेरे सामने से शर्मिंदा होते और कहते कि मैंने तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया, इसलिए अब ये फैसला तुम खुद करो। मैं यहाँ से हट जाता हूँ। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन वह फिर से ये फैसला खुद ही करना चाहते थे। उनको अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उनका कहना था कि गलती इंसान से होती है। मैं भी तो इंसान हूँ। गलती हो गई तो क्या हुआ, अब से नहीं होगी। उन्होंने पहले कौन सा अच्छा जोड़ जोड़ा था जो अब दोबारा से मेरी जिंदगी के साथ खेलने का इरादा किए बैठे थे। मैं नाश्ता कर रहा था तो माँ ने कहा कि क्यों बेटे के पीछे पड़े हैं, और अब यह कौन सी लड़की है। आपके रिश्तेदारों से हमें लड़की नहीं लानी। पहले ही मेरे बेटे को इतना सदमा मिला है। मेरे पापा ने कहा कि रिश्तेदारों में से तो बिल्कुल भी नहीं है, खानदान के बाहर की है। लेकिन जो मैंने एक दफा कह दिया वही होगा। माना कि पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अब उनको कुछ भी करने का हक मिल गया था। उस लड़की का नाम प्रिया है और इसकी शादी भी इसी से होगी। मेरी माँ ने कहा कि आपने पहले भी ऐसे ही जल्दी-जल्दी में सब कुछ किया था, तब मैंने आपको नहीं रोका, लेकिन अभी तो मैं लड़की को देखना चाहती हूँ। मेरे पापा ने कहा कि हाँ तो चलो, आज वही चलते हैं। मैं अपनी माँ से कहने वाला था कि आप मेरी मदद करें और वह लड़की को देखने चल पड़ी थी। मेरे पापा ने सारी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारी थी। वह एक आशिक मिजाज नौजवान थे। कई लड़कियों के साथ उनकी दोस्ती थी, पर सब कहते थे कि शादी के बाद उनका रवैया बदल गया था और उन्होंने इन सारी चीज़ों से तौबा कर ली थी। यानी कि गुनाह करने के बाद, हर एक गुनाह का अच्छे तरीके से मज़ा लेने के बाद उन्होंने तौबा कर ली थी। लेकिन मुझे तो यह सब भी नहीं करने दिया। पहले दिन से ही मुझे बहुत खींच कर रखा था। मेरी एक बड़ी बहन भी थी, उसकी शादी भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से करवाई थी, लेकिन बहुत कम उम्र में करवा दी थी। वह दूसरे शहर में रहती थी और अब हमसे मिलने के लिए भी नहीं आती थी। पापा कहते थे कि ना आए तो अच्छी बात है, बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती है, जबकि वह हमसे नाराज रहती थी। मुझे उनके बारे में सोचकर बहुत दुख होता था। पापा ने एक नहीं 2 जिंदगी बर्बाद कर दी थी और मेरी जिंदगी को तो दूसरी दफा बर्बाद करने में लगे हुए थे। माँ को भी पापा से कोई मोहब्बत नहीं थी। माँ का वजन 80 किलो था और पापा आज भी खुद को 65 किलो पर जमाए बैठे थे। उम्र तो उनकी 60 साल थी और लगते ज़्यादा से ज़्यादा 45 के थे, और मैं 28 में ही 40 का लगता था। पापा कहते थे बात अपना ख्याल रखने की नहीं है, बात जवानी की है, और मेरे अंदर अभी भी जवानी बाकी है। शायद वह अपनी जवानी दूसरों की शादी करवाकर पूरी करना चाहते थे। हाँ, जिस आदमी ने सारी जिंदगी कोई टेंशन ही ना ली हो, बस दूसरों को ही टेंशन दी हो, वह भी जवान ना रहे तो फिर लानत है उस पर। जाहिर है वह तो जवान ही रहेगा।
सारी ज़िंदगी अपना गुस्सा मेरी माँ पर निकालते रहे और जब हम बड़े हो गए तो हम पर निकाल रहे हैं। कभी अपनी कोई गलती नहीं मानी है। मेरी माँ शाम को रिश्ता देखने गई, वापस आई तो बहुत खुश थी। उन्होंने कहा कि लड़की बहुत अच्छी है। हमने वहाँ जाकर कोई झूठ नहीं बोला, तेरी पहली शादी के बारे में भी सब कुछ बता दिया और उन्हें कोई समस्या नहीं थी, लड़की बहुत अच्छी थी। मैंने पूछा आपको कैसे पता कि वह अच्छी थी? माँ ने कहा उसने लंबा सा सूट पहना हुआ था, बड़ी सी चादर ओढ़ी हुई थी, अपने आप को छुपाया हुआ था। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं? मैंने कहा कि मुझे इन सब बातों का कोई पता नहीं, लेकिन मैं जल्दी-जल्दी शादी नहीं करना चाहता। मेरी माँ ने कहा, तेरी शादी जल्दी हो जाए तो अच्छा है, वरना तू पहली शादी के बारे में ही सोचता रहेगा। मेरी माँ भी पिताजी के साथ जाकर खड़ी हो गई थी। अब घर में मेरी शादी की तैयारियां होने लगी थी। मेरे पिताजी सबको शादी में आने की दावत देते और साथ-साथ मेरी पहली पत्नी की बुराई भी करते कि वह तो थी ही ऐसी। उन्होंने मेरी समझदारी पर पर्दा डाल दिया था, लेकिन अब ऐसी खूबसूरत लड़की तलाश की है, जिसको दुनिया देखेगी। जब मेरे पापा ने मेरी बहन को कॉल की तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि ना तो बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ है और ना ही वह ऑफिस से छुट्टी ले सकते हैं। अब महीना पहले ही तो हम आए थे। वह कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने तो शादी-ब्याह को मज़ाक बना कर रखा हुआ है। महीने भर में लड़की को छोड़ दिया, फिर से शादी करना चाहता है। आप लोग मेरा घर बर्बाद मत करें, मैं नहीं आ सकती। माँ को इस बात से बड़ा अफ़सोस हुआ, लेकिन पिताजी ने तो बुरा-भला ही कहना शुरू कर दिया। फिर माँ ने समझाया कि वह अपने घर की है, उसके हज़ार मसले होंगे, उसे तंग नहीं करो। ठीक तो कह रही है, वह अभी तो इतना खर्चा करके बच्चों के कपड़े बनवाकर, सब कुछ तैयारियाँ करके, छुट्टी लेकर वहाँ आई थी। महीना गुज़रते देर कहाँ लगती है, दोबारा से यह सब कुछ कहाँ से करती? पिताजी ने कहा कि नहीं आती है तो ना आए, उसके बगैर भी शादी हो जाएगी। मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि दीदी मेरी शादी में नहीं आ सकेंगी। इस दफ़ा माँ ने बहुत ज़्यादा चढ़ावे चढ़ाए थे, बहुत ज़्यादा नाज़र फोड़े थे और प्रार्थना भी की थी कि लड़की सिर्फ़ अच्छी ही ना हो, बल्कि मेरे बेटे के साथ सारी ज़िंदगी गुज़ारे और साथ निभाए। मेरी शादी का दिन भी आ गया। मैंने किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं ली, ना तो लड़की की तस्वीर ठीक से देखी, ना ही किसी रस्म में हिस्सा लिया, बल्कि मेरा मुँह तो ऐसा बना हुआ था जैसे ज़बरदस्ती पकड़कर मेरी शादी करवा रहे हैं। और बात कुछ अलग भी नहीं थी। शादी वाले दिन जब अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तो तब भी मेरे चेहरे पर 12 बजे हुए थे। अब जो यह सामने का मंज़र देखा, तो कदमों तले से वैसे ही ज़मीन निकल गई थी। जब वह बाहर आई, तो मैंने पूछा, "क्या बात है?" तो कहने लगी, "शादी का खाना खाने की वजह से मेरा पेट खराब हो रहा है।" मैंने कहा, "लगता है तुमने ज़्यादा खाना खा लिया है।" उसे भी अंदाज़ा हो गया कि मेरी बात का मतलब कुछ और है। कहने लगी, "हाँ, शायद मैंने खाना ज़्यादा ही खा लिया।" जबकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह झूठ बोल रही है। फिर उसने खुद ही कहा, "आप कहें तो मैं सो जाऊँ?" मैंने कहा, "हाँ, सो जाओ।" मैंने ऐसे कहा जैसे मुझे उससे कोई मतलब ही ना हो। मुझे उसके सोने-जागने से कोई मतलब नहीं था। सुबह हुई तो बाकी की रस्में होने लगी। मेरी पत्नी खुद को बड़ी-सी चादर में ढक कर ही बाहर निकली। सब लोगों ने कहा, "देखो दुल्हन ने अभी भी अपने आप को अच्छे से छुपाया हुआ है। इतनी अच्छी बात है।" लेकिन मुझे समझ आ गया था कि उसने अपने आप को क्यों छुपाया हुआ था। वह अपना पेट छुपा रही थी, क्योंकि वह माँ बनने वाली थी। वह सबको बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं। मुझे पहले से ही पता चल गया था और फिर यह अंदाज़ा मैंने सिर्फ़ उसकी तबीयत की खराबी और पेट से ही नहीं लगाया और अभी ऐसे बहुत सी हरकतें थी, जिनसे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह वाक़ई में माँ बनने वाली थी। लेकिन यहाँ सब क्या चक्कर था? यह सब किसने किया था? मैं जानना चाहता था, इसलिए मैं खामोश हो गया। पता लगाना चाहता था कि यह सब किसका गुनाह है, ताकि जब मुझे पता चल जाए, तो मैं उसका हाथ पकड़कर उसे उसी के पास छोड़ दूँ और फिर उसके बाद पिताजी से कहूँ कि मेरी ज़िंदगी के साथ खेलना छोड़ दो। उन्होंने यह दूसरी लड़की मेरे लिए पसंद की थी और यह भी ऐसी ही निकली। शायद यह बात सच है कि आजकल हर लड़की ही ऐसी होती है। अब तो मुझे इस बात पर यकीन हो गया था कि कोई भी लड़की शरीफ नहीं है। और मेरी किस्मत की खराबी देखिए कि मुझे दूसरी दफ़ा भी ऐसी ही लड़की मिली। मुझे तो यकीन हो गया था कि मामला गड़बड़ है। क्या मैं इतना बुरा इंसान था? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। मेरे लिए चुप रहना बहुत मुश्किल हो गया था।
अपनी पत्नी की हरकतें देखता रहता था। वह सबके सामने कैसे मासूम बन जाती थी। उसकी शक्ल देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि उसने सपने में भी ऐसी हरकत की होगी। लेकिन उसने हकीकत में यह सब कुछ किया था। बार-बार मैं सोचता रहता था कि वह कौन है? कहते हैं कि एक दफ़ा किसी से आपकी ही शादी हो जाए, तो आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत आ ही जाती है। मेरी पत्नी थी, मेरी उससे शादी हुई थी। मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता था कि जो करती है करती रहे। अगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तो और बात थी, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता था। शादी को 1 हफ़्ता हो गया था। माँ ने कहा कि बहू के हाथ से खीर बनवाकर किचन में उसके हवाले करना है, तो सबसे पहले विरोध मेरे पिताजी ने किया था। उन्होंने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी माँ ने कहा कि कैसी बातें कर रही हूँ? ऐसी कौन सी अनोखी बात कह दी? जब शादी हो जाती है, तो यही सब कुछ तो होता है। मेरे पापा ने कहा, वह पुराने जमाने के लोग थे, जो हफ्ते भर बाद खीर बनवाते थे। मेरे पापा तो मेरी माँ की नकल करते हुए बोले थे। मेरी माँ हैरान रह गई कि यह किस अंदाज में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा छोड़ो, जब उसका दिल करेगा तो कोई काम कर लेगी। मेरी माँ ने कहा बिना दिल के सारी जिंदगी कोई काम नहीं करेगा। अरे काम करने का दिल किसका करता है? पापा ने कहा नहीं करती तो ना करे, फिलहाल छोड़ दो। तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती? माँ ने कहा मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही कि तुम बहू को आराम करवाकर आखिर साबित क्या करना चाहते हो। मेरे पापा कुछ सोच में पड़ गए, जैसे घबरा गए हों। फिर उन्होंने कहा देखो, अगर अभी से तुम इसे कामों में लगा दोगी, तो इसका हमारे बेटे के साथ रिश्ता कैसे बनेगा? शादी के शुरू-शुरू के दिन है। इन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त एक-दूसरे के साथ गुज़ारना चाहिए। अगर एक-दूसरे के साथ वक़्त नहीं गुज़ारेंगे, तो फिर वही होगा जो पिछली दफ़ा हुआ था। मेरी माँ इस बात के लिए मान गई। उन्होंने कहा, हाँ, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं जानता था कि यह बात गलत थी। मेरी पिछली पत्नी के साथ मेरा बहुत वक़्त गुज़रता था। मैंने तो ऑफ़िस से भी छुट्टियाँ ली हुई थी, लेकिन फिर भी वह मुझे छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उसके दिल में कोई और था। तो फिर वक़्त से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इस दफ़ा भी यही सब कुछ हो रहा था। लगता है मेरे पापा चाहते थे कि इस बार लड़की ना भागे, नहीं तो उनकी भी बेइज़्ज़ती होती और सब उनसे कहते, आप ऐसी-ऐसी लड़कियाँ क्यों पकड़ कर लाते हैं? 2 महीने बाद भाग जाती हैं। ज़ाहिर है यह बात काफ़ी अजीब थी और अगर ऐसा होता तो लोग मुझसे नहीं बल्कि मेरे पापा से सवाल करते कि आपको ऐसी लड़कियाँ कहाँ से मिलती है? क्या आप अपने बेटे के दुश्मन हैं? इस बार तो मैंने ऑफ़िस से छुट्टी भी नहीं ली थी। मेरी पहली शादी थी तो मैं बहुत खुश था, लेकिन अभी तो मैं पहले से ही मुँह बनाकर बैठा हुआ था। शायद वही बात सच हो गई थी कि बुरा सोचने से बुरा हो जाता है। पापा प्रिया की बहुत साइड लेते थे, हर बात में उसे प्रोटेक्ट करते थे। अब मैं इस बात पर हैरान होता था, शायद इसलिए क्योंकि वह उसको अपनी मर्ज़ी से और पसंद से लेकर आए थे। जैसे-जैसे दिन गुज़रते गए, उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी और उसके लिए अपने वजूद को छुपाना मुश्किल होता जा रहा था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि सर्दियाँ आ चुकी थी। वह खुले-खुले स्वेटर पहनती थी। एक दिन मम्मी ने उसको कहा, "हमें शादी में जाना है और तुम अच्छे से कपड़े पहन के आओ। ये क्या तुम मलंग बनकर घूमती-फिरती हो? वहाँ पर सारे रिश्तेदार आए होंगे, वह तुम्हें पहली दफ़ा देखेंगे, क्योंकि तुम्हारी शादी में मेरी तरफ से तो कोई नहीं आया था।" माँ को अपने रिश्तेदारों की बहुत फ़िक्र रहती थी। वह उनके सामने अपने आप को बहुत अच्छा साबित करती थी, पर प्रिया ने जाने से मना कर दिया था। माँ ने कहा कि मैं तो अकेले नहीं जाऊँगी, इसे लेकर जाऊँगी, वरना वहाँ सब इसे देखने के लिए हमारे घर आएँगे, तो फिर हमारा बहुत खर्चा होगा। वहीं पर देख लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। फिर उसने साफ इनकार कर दिया। वह बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि माँ ने उससे कहा था कि वहाँ पर स्वेटर पहन के नहीं जाना, बल्कि अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के जाना और यही उसकी दुखती नस थी। वह तो इस कदर इनकार पर उतर रही थी, उसने माँ से बदतमीज़ी भी कर डाली और कहा, आप क्यों ज़बरदस्ती लेकर जाना चाहती हैं? अपने रिश्तेदारों के सामने मुझे पेश करना चाहती हैं। माँ ने तो अपने कानों को हाथ लगा लिया। माँ ने कहा कि ये लड़की तो बड़ी खतरनाक है। यहाँ पर भी पापा उसकी साइड लेने लगे। जब कोई किसी जगह नहीं जाना चाहेगा और कोई ज़बरदस्ती उसे ले जाएगा, तो उसे गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या होगा? मेरी माँ ने कहा, शादी के शुरू में यह बात आपने मेरे लिए तो नहीं सोची थी। पता नहीं कहाँ-कहाँ गाँव में अपने रिश्तेदारों से मिलवाने के लिए ले गए थे और अब ये यहाँ तक नहीं चल सकती है। क्यों माँ बनने वाली है क्या? माँ ने जब यह बात की, तो मेरी पत्नी का मूड खराब हो गया था। वो वहाँ से फ़ौरन से ही अपने कमरे में चली गई थी। पापा ने अपना सर पकड़ लिया और मैं खामोश तमाशा देखकर अपने ऑफ़िस के लिए रवाना हो गया।
अब मेरी माँ का मेरी पत्नी से कुछ ज्यादा ही झड़प हो गई थी और वह उसे हर काम में ताने देने लगी थी। मैंने अभी तक अपनी पत्नी का हाथ तक नहीं लगाया था। मैं उसके करीब भी नहीं गया था और मैं हैरान था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा तो उसने भी नहीं कहा। जाहिर है उसके दिल में भी चोट था। वह तो सोच रही थी कि मुसीबत जब तब चली जाए, उसे खुद से कहने की क्या जरूरत थी। और वह रात को यह कहती कि मुझे सर्दी लगती है, अलग सो जाया करती थी और डबल रजाई करके सोती थी, जबकि इतनी भी सर्दी नहीं थी। हम लोग किसी ऐसे इलाके में नहीं रहते थे जहाँ सर्दी हद से ज्यादा हो रही थी। अब तो उससे अपने आप को छुपाया भी नहीं जाता था। पता नहीं मेरी माँ को क्या हुआ कि वह उसी समय अपनी बहन के घर जाने का प्लान बना बैठी, जो कि यहाँ से बहुत दूर रहती थी। अब वह इस घर से चली गई थी और पापा भी सुबह जाते तो शाम को वापस आते थे। उन्होंने कहा कि मुझे एक पुराना दोस्त मिल गया है, उसकी बैठक है, मैं वहां पर बैठा रहता हूँ। पता नहीं वह लोग हमें अकेला क्यों छोड़ रहे थे। शायद हमें प्राइवेसी दे रहे थे, पर हमने उस प्राइवेसी का करना ही क्या था। जब घर में मेरी माँ भी नहीं होती थी, मेरे पापा भी नहीं होते थे और मैं भी सुबह सुबह काम पर चला जाता था, तो मेरी पत्नी घर में आराम से रहती थी। उसे अपने आप को किसी से छुपाना नहीं पड़ता था। लेकिन शाम होती तो वह मुश्किल में पड़ जाती थी। एक दिन मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। जब वह खाना लेकर मेरे पास आई तो मैंने उसकी चादर खींच दी। अब उसका पेट साफ नजर आ रहा था। वह हैरान हो गई। मैं ऐसा कर सकता था। वह मेरी पत्नी थी। मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया था। मैंने कहा, लड़कियां शादी के बाद मोटी हो जाती हैं, पर तुम्हें तो मोटापा ज्यादा जल्दी चढ़ गया है। क्या बात है? मैंने यह सवाल किया तो वह परेशान हो गई और जल्दी से चादर उठाकर अपने ऊपर डाल ली। मैंने कहा, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मुझसे कभी कोई झूठ नहीं बोलना। मैं अभी भी सवाल कर रहा था, क्योंकि वह तो पूरी की पूरी झूठी थी। मैंने कहा, तुमने जो यह ड्रामा लगा रखा है ना, यह मैं ज्यादा दिन चलने नहीं दूंगा। सब पता है मुझे। अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश न करना। अगर तुम गुनहगार ना होती तो यह बात मुझे बताती, लेकिन तुम तो पहले दिल से ही ये सारी बातें छुपा रही हो। इसका मतलब है कि तुम गलत हो। वह मेरी बातें चुपचाप सुन रही थी। उसने खाना खा रख लिया और वहां से चली गई। मैं हैरान था कि यह किस किस्म की औरत है, लेकिन अगले दिन जो हुआ वह देखकर तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई। पापा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाते हुए? क्या क्या बोलते रहे? मैंने कहा, अच्छा उसने आपको सब कुछ बता दिया है? यह भी बता दिया होगा कि वह माँ बनने वाली है? मेरे पापा ने ऐसी बात कही तो मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा, शादी के बाद औरत माँ नहीं बनती तो क्या बनती है? मैंने सर को हाथ मारते हुए वापस से कहा, मेरी शादी को अभी इतना वक्त नहीं हुआ और उसको देखकर लगता है कि महीने भर में उसकी औलाद आने वाली है। मेरे पापा ने कहा, क्यों, किसी के साथ अलग अलग परेशानी होती है तो दूसरे शख्स के साथ कोई और मामला भी हो सकता है। तेरा बच्चा नहीं है तो किसका बच्चा है? शर्म नहीं आती अपनी पत्नी के ऊपर इल्जाम लगाते हुए? घर की औरत को खुद ही बदनाम करना चाहता है। मैं पापा को ऐसे देख रहा था जैसे पापा किसी और दुनिया की बातें कर रहे थे। मैंने कहा, इसका मतलब आपको सब पता है कि वह माँ बनने वाली है? मेरे पापा ने कहा, और क्या, हम अंधे हैं, हमें नहीं पता। मैंने कहा, क्या उसने बताया आपको? तो कहने लगे, अरे कौन बताएगा, जाहिर है वही बताएगी, तेरी माँ को भी पता है। मैंने कहा, तो उसने आप सबसे इतना बड़ा झूठ बोला है और आप लोग हैं कि इसी का साथ दे रहे हैं? मेरे पापा ने कहा, अपना मुंह बंद रख, मुझसे थप्पड़ ना खा लेना। अपनी औलाद को अपना मानने से इनकार कर रहा है तो फिर दुनिया तुझे क्या कहेगी और उसे क्या कहेगी? चुप कर जा। खबरदार तूने ऐसी वैसी कोई बात की, और खबरदार जो तूने उसको डांटा, तेरा एक नहीं सुनूंगा। मैंने कहा, पापा मैं आपकी औलाद हूँ, वह नहीं। मैंने पहली बार ऐसा बाप देखा है जो अपनी औलाद पर भरोसा नहीं कर रहा और दूसरे की बात को आंख बंद करके मान रहा। हर दफा औरत गलत नहीं होती, लेकिन कभी कभी तो होती है ना। इस मामले में औरत गलत है। पापा ने कहा, खामोश, और मुझे चुप करवा दिया और मेरी तो दूसरी बात ही नहीं सुनी। मैं हैरान रहा। मैं भी वहां जाकर बैठ गई थी। अब मैं बात करता भी तो किससे करता? यह बच्चा मेरा नहीं था। मैं चीख चीख कर यह बात कहता तो मेरा अपना तमाशा बन जाता। पापा ठीक कह रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। जहाँ इतना सब्र किया था वह थोड़ा और सही। मैंने सोच लिया था कि बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं उसका डीएनए टेस्ट करवा लूंगा और पता चल जाएगा कि इसका बाप मैं नहीं हूँ। फिर पूछ लूंगा अपनी पत्नी से
कि उसका बाप कौन है और उस बच्चे के साथ उसे वहां छोड़कर आऊंगा। तमाशा बनता है तो बन जाए। तमाशे के डर से मैं अपनी जिंदगी खुद बर्बाद नहीं कर सकता था। अब मैं समझा कि आप सब उसके गुलाम क्यों हो चुके थे। उसने सबसे झूठ बोला था, और वह भी ऐसा झूठ उसे शर्म नहीं आई यह सब कुछ करते हुए। लेकिन मैंने उसे नहीं डांटा। जो जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दिया और वक्त का इंतजार करता रहा। हमारी शादी के पूरे 7 महीने बाद बच्चा पैदा हो गया। हाँ, मैं उस बात पर हैरान था कि पापा खुद लोगों को कह रहे थे कि बच्चा वक्त से पहले पैदा हो गया है। शायद वह अपनी इज्जत बचा रहे थे। ऊपर वाले ने मेरी पत्नी को बेटा दिया था। यह मेरी औलाद नहीं थी। मैंने डॉक्टर से पहले ही सैंपल ले लिया और अपना सैंपल भी ले लिया था। रिपोर्ट सामने आ गई। मैं उसका बाप नहीं था, लेकिन अब यह भी तो पता लगाना था कि उसका बाप कौन था। मैंने बाकी लोगों से भी खून का सैंपल ले लिया। मैंने पापा से कहा कि आप भी खून दे। पापा ने गाली देकर कहा, पहले बता तुझे खून का क्या करना है। मैंने उनको असल बात नहीं बताई। मैंने कहा कि टेस्ट करवाना है, एक जरूरी टेस्ट है। उन्होंने अपना ब्लड दे दिया। मैंने चाचू से भी लिया और उसका एक बेटा था उससे भी, और उसके घर में एक मामा रहता था और उससे भी, और यहाँ तक कि प्रिया के भाई और बाप से भी, यानी आसपास के सारे मर्दों से। लेकिन जब रिपोर्ट मेरे सामने आई तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई और मेरे सामने सारी कहानी खुलकर आ गई। मैं अपने आप से पूछने लगा कि मैंने इतनी भयानक हकीकत के ऊपर से पर्दा क्यों उठाया। अब मुझे यह सब कुछ बर्दाश्त करना था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अफसोस तो इस बात का था कि मेरे साथ एक और जिंदगी बर्बाद होने वाली थी, और वह जिंदगी किसी और की नहीं बल्कि मेरी अपनी माँ की थी। मुझे उनको सच बताना था। वह तो अस्पताल से कब का वापस आ चुकी थी, बच्चे को संभाल रही थी। हकीकत दरअसल यह थी कि मेरे पापा का प्रिया के साथ ताल्लुक था। हाँ, कहते हैं कि हकीकत कभी-कभी इतनी बुरी होती है कि उसे 7 पर्दों में छुपाकर पेश किया जाता है। लेकिन हकीकत को 7 पर्दों में छुपाकर पेश नहीं करना चाहिए, उसे सबके सामने लेकर आना चाहिए। मेरे पापा उससे छुप-छुप कर मिलते थे और उसके साथ ताल्लुक में थे, और जब उनको शक पड़ा कि इस तरह से मिलना मुश्किल हो रहा है, तो उसकी शादी मेरे साथ करवा दी, और शादी के बाद भी वह लोग एक-दूसरे के साथ ताल्लुक में थे। ये बच्चा भी मेरे पापा का ही था। मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और अपनी माँ को लेकर घर छोड़ दिया। उस वक्त मेरे दिमाग में यही आया। मैंने सारे खानदान को यह बात बता दी। लड़की के माँ-बाप को भी इस बारे में पता नहीं था। वह भी अपनी बेटी को ले गए। उन्होंने उसके साथ क्या सलूक किया, ये मैं नहीं जानता, लेकिन कोई अच्छा तो सलूक नहीं किया होगा, क्योंकि उसका बाप भी इज्जतदार आदमी था और वह मेरे सामने सर झुकाकर खड़ा था। मैंने कहा कि आपसे ज़्यादा तो मेरा सर झुका हुआ है, क्योंकि यह सब कुछ मेरे बाप का किया धरा है। मेरे पापा ने हमें बहुत बड़े गुनाह में डाल दिया था। इसके लिए मुझे शुक्र है कि मैंने प्रिया को हाथ तक नहीं लगाया था। मेरी माँ को सबसे ज़्यादा दुःख हुआ। उन्हें शादी के इतने साल बाद दुःख मिला। उनसे कहा कि मेरा क्या कसूर था। मैंने उस इंसान के साथ हर हालात में गुज़ारा किया और उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। अब मैं अपनी माँ को लेकर दूसरे शहर में आ गया हूँ, क्योंकि मेरी नौकरी इस शहर में है और मुझे यहाँ पर क्वार्टर भी मिल गया है, और पापा घर में अकेले रहते हैं। प्रिया भी कब की उनको छोड़कर जा चुकी है। उसका क्या हाल हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन पापा बार-बार फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि हम लोग कहाँ हैं। मैं उनको नहीं बताता। पहले तो मैं उनका फ़ोन भी नहीं उठाता था। अब आप लोग मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ? अपने बाप को माफ़ कर दूँ, वापस चला जाऊँ, या उनको उनके हाल पर छोड़ दूँ? सुनने में आया है कि आजकल वह भी बड़े बीमार हैं। अकेले रहना आसान नहीं होता। उनको तो खुद से पानी पीने की भी आदत नहीं थी। मेरी माँ ही उनकी सेवा करती थी। मेरी माँ भी बीमार है, लेकिन मेरे बाप की याद में नहीं बल्कि बेवफ़ाई के सदमे में। मुझे आप लोगों के मशवरे की ज़रूरत है कि मैं क्या करूँ? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।